The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent. This non commercial program is for educational purposes only. You're listening to आप सुन रहे हैं Green Sonothal. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് क्यों കേൾता इधर रेडियो Radio Azim Premji University. दोस्तों, हमेशा की तरह नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विनीत पंछी और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं संविधान पिटारा का ये जो तीसरा एपिसोड है ये लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। तो आज एक बहुत ही खास दिन है, पर इसके बारे में बात करने से पहले एक स्पीच सुन लेते हैं। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब। बिल्कुल, वाह, जोरदार तालियां, थैंक यू। ये आवाज हमारे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर AKA बाबा साहब की है, जिन्हें संविधान का चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और आज है उनका 133rd जन्मदिन। बाबा साहब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और साथ ही आजाद भारत के पहले कानून मंत्री। अंबेडकर साहब और उन सभी लोगों ने जिन्होंने हमारे संविधान की रचना करने का जिम्मा लिया था, उनका यही एक साझा सपना था कि इस देश में लोग एकजुट रहें, शांति और प्रेम के साथ रहें। आज मैं इन्हीं लोगों की कहानी आपको सुनाऊंगा और हम जानेंगे कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और ऐसा क्या था इनमें जो इन्हें हमारे आईन को लिखने की जिम्मेदारी दी गई। संविधान के नाम। इसके लिए हम एक गेम खेलेंगे। हम कुछ अक्षरों को चुनेंगे और जो सुनने वाले मेरे साथ हैं उन्हें पहचानना होगा कि मैं किस व्यक्ति का, किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं। एक बात बस ये याद रखें कि मैं आज जिन भी लोगों के बारे में बात करूंगा उनका संविधान को बनाने में या उसको जिंदा करने में कोई हाथ था या संविधान के साथ उनका कोई डायरेक्ट रिश्ता है। मेरे सामने है ये स्पिनिंग व्हील। ये मेले वाला चक्कर होता है ना, तो चक्का घूमेगा और अक्षर देगा A से लेकर Z तक। जहां भी रुकेगा मैं आपको बता दूंगा, तो आप तैयार रहिए। चलिए स्पिन करते हैं। पहली बार स्पिन द व्हील और रुका और पहला अक्षर है J। ये जो शख्स है जिनका नाम J से शुरू होता है, ये 1928 में मेंस फील्ड हॉकी मैचेस में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली हॉकी टीम के कप्तान थे। और नेचुरली इन्होंने संविधान बनाते हुए आदिवासियों की तरफ से बहुत सारी बातें रखी थी और ये जिस स्टेट को बनाना चाहते थे वो स्टेट भी आज J से शुरू होती है। मैंने बहुत सारे क्लू दे दिए, तो भाई मैंने इसको बना दिया है आपके लिए आसान। बताइए ये शख्स कौन है J से? ओके, पहला सवाल है इसलिए मैं आपकी थोड़ी मदद और कर देता हूं। लेट्स लिसन टू एन एक्सर्प्ट ऑफ वन ऑफ द स्पीचेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट सेशंस। I thank you for giving me out as representing the Aboriginal community of Chotanagpur. I wanted to say a few words to congratulate Dr. Rajendra Prasad, especially on behalf of the tribal members of this Constituent Assembly. So far as I have been able to count, we are only 5. We are millions and millions, and we are the real owners of India. कम लोग जानते हैं, कुछ जानते होंगे। हाँ जी, पहचान पाए J से? जे से जवाहरलाल नेहरू। जो और क्या क्या ये जयपाल मुंडा है? बिल्कुल, वाह, बिल्कुल सही कहा, जयपाल मुंडा ही हैं ये। जोरदार तालियां, थैंक यू।
जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध होने वाले लोगों में से एक है। उन्होंने बिहार से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता। जयपाल सिंह मुंडा जी, जिनका असली नाम प्रमोद पाहन था, उनका जन्म 1903 में हुआ था मुंडा परिवार में नेचुरली, और उस इलाके में जो अब झारखंड में। बचपन में इनका काम था पशुपालन, जानवरों की देखरेख। लेकिन he got recognized for his sporting talent, got admission to a missionary school in रांची। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाकर दर्शन, राजनीति और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया। लेकिन जब इन्हें इंग्लैंड में आईसीएस के प्रतिनियुक्त अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण मिल रहा था, उसी वक्त 1928 के एम्स्टरडैम के समर ओलंपिक्स के लिए इंडिया मेंस फील्ड हॉकी टीम के कप्तान बनने का इनको ऑफर मिला, जो नेचुरली उन्होंने ले लिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि हॉकी के प्रशिक्षण के लिए उसमें शामिल होने के लिए इनको अवकाश नहीं मिल रहा था। तो बिना कुछ ज्यादा सोचे, बिना किसी रुकावट के, सिंह ने इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ दिया और हॉकी स्टिक उठाकर भारत के लिए खेलने आ गए। और इन्हीं की लीडरशिप में फिर टीम ने लीग स्टेज में शानदार परफॉर्मेंस की। 17 मैचेस में से 16 में जीत हुई और एक हुआ ड्रॉ। भारत लौटने के बाद सिंह ने हॉकी खेलना जारी रखा और मोहन बगान क्लब के लिए हॉकी टीम बनाई। 1939 में आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने और बाद में बनाई झारखंड पार्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में मुंडा साहब ने कई बार अपनी चिंता और फ्रस्ट्रेशन जताई कि जो बर्ताव आदिवासियों के साथ किया जाता रहा है, ये खाली अंग्रेजों की जिम्मेदारी नहीं है भाई, पूरे समाज की है, पूरे समाज की थी। मुंडा साहब को लेकिन यह भी पूरा यकीन था कि इंडिया की जो नई लीडरशिप, नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, हम सब के लिए एक बेहतर देश बनाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं संविधान बहस सत्र से उनके एक भाषण का अंश। हमने इस स्पीच को जनरेट करने के लिए एआई की मदद ली है। I rise to speak on behalf of millions of unknown hordes, yet very important, of unrecognized warriors of freedom, the original people of India, who have variously been known as backward tribes, primitive tribes, criminal tribes, and everything else. Sir, I am proud to be a Jangli. That is the name by which we are known. In my part of the country, as a Jangli, as an Adivasi, I am not expected to understand the legal intricacies of the resolution. You cannot teach democracy to the tribal people. You have to learn democratic ways from them. They are the most democratic people on earth. चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले अक्षर की ओर ध्यान देते हैं और देखें अब कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। और ये लीजिए, एक बार फिर चक्का घुमाया जाता है, एक बार फिर से तैयार रहिए। तो हमारा अगला लेटर है क्यू। क्यू से क्वीन वाला क्यू। ठीक है, और कमाल की बात देखिए कि इस शख्स का नाम भी इसी खेल हॉकी से जुड़ा हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक हॉकी ट्रॉफी इस व्यक्ति के नाम पे रखी गई है। तो कोई अंदाजा किसी को कोई अनुमान कि कौन हो सकता है? चलिए एक हिंट और देता हूं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट। तो शख्स कोई महिला है। चलिए इसी किताब से एक छोटा सा अंश सुनते हैं, फिर आप बताइएगा अगर आप पहचान पाए कौन है। After my debut in politics and when I came out of Perda, I had told my husband that I would not accept invitations from people who kept the ladies in Perda. This is applied to both Hindus and Muslims, as most of the Talukas did not bring out their wives. हाजी, किसी को समझ में आया नाम? या एक और चीज जोड़ दूं, उनका असली नाम क्यू से शुरू होता है लेकिन उनका ऑफिशियल नाम क्यू से नहीं होता है। अरे कुतुब जैसा था ना? Nope, नहीं, ये कुतुब नहीं है, कोई और। ओके, मैं ही आपको जवाब दे देता हूं। उनका नाम था कुत्सिया बेगम। कुतुब नहीं, कुत्सिया था। नवाब एजाज रसूल से शादी के बाद ऑफिशियली इन्हें बेगम एजाज रसूल के नाम से जाना गया।
ये वो एकमात्र मुस्लिम महिला हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थी। अनडिवाइडेड पंजाब में एक राज परिवार में जन्मी और बचपन से ही राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने योगदान देना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ तो बेगम एजाज रसूल ने मुस्लिम लीग में शामिल होकर चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। 1937 में उन्हें यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में चुना गया। और कमाल देखिए कि इस समय उन्होंने ऑफिशियली, और देखिए कौन सा जमाना था, अपना पर्दा छोड़ दिया। नॉन पर्दा मुस्लिम महिला होने की वजह से और चुनाव के लिए खड़े होने की वजह से इनके खिलाफ एक फतवा भी जारी कर दिया गया, समझ रहे हैं? लेकिन इन्होंने डट के मुकाबला किया और किसी भी ऐसे शख्स के घर दावत पर जाने से मना कर दिया जो अपनी पत्नी को पर्दे में रहने पर मजबूर करता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी हो। और पहली महिला थी जो ऑपोजिशन की लीडर रही और काउंसिल की डेप्यूटी प्रेसिडेंट रही। यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा होने के समय और खुद एक तालुकदार परिवार से होने के बावजूद कत्सिया ने जमींदारी एबोलिशन बिल पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1946 में उन्हें मुस्लिम लीग टिकट पर यूनाइटेड प्रोविंसेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुना गया। भारत के विभाजन के साथ बहुत से मुस्लिम लीग के सदस्यों ने सभा में शामिल न होने का फैसला किया, लेकिन ये उन 28 मुस्लिम लीग के सदस्यों में से एक थी जो इसका हिस्सा बनी। वो माइनॉरिटी राइट्स ड्राफ्टिंग सब कमेटी की सदस्य भी बनी और 1950 में जब मुस्लिम लीग भारत में विलीन हो गई तो बेगम एजाज रसूल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। राजनीति के अलावा बेगम रसूल ने भारत में महिला हॉकी को बढ़ावा देने में एक अहम योगदान दिया और इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए बेगम रसूल ट्रॉफी, जो विमेंस हॉकी की ट्रॉफी है, उनके नाम पर नेचुरली रखी गई। बाद में इन्होंने ही एशियन विमेंस हॉकी फेडरेशन का दायित्व संभाला। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, सुनिए। हमने स्पीच को जनरेट करने के लिए एआई की मदद ली है। Women's hockey had become very depleted on account of the exodus of Anglo-Indian players and leaders who formed the nucleus of the game before 1947. I gradually built up the game in different parts of the country, encouraging Indian girls to participate. The question of dress was another problem. Bhopal and UP girls started playing in salwar kurtas. However, by dint of hard work and persuasion, I succeeded in overcoming the prejudices. संविधान के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले नाम की ओर। अगला अक्षर क्या है? चलिए चक्का घुमाते हैं फिर से। सो आवर नेक्स्ट लेटर इज पी। पी से पापा। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा भी नहीं रहे, लेकिन इस व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी संविधान के फाइनल डॉक्यूमेंट में। और क्लू यह है कि उनका नाम संविधान के ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन के हर पेज पर लिखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रैजादा, द कैलीग्राफर। बिल्कुल सही जवाब, 100%। ये सबको मालूम है ना? तालियां। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम संविधान के ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन के हर पेज पर लिखा गया है। उन्होंने इस आईन के दस्तावेज के हर शब्द को लिखा, जो 1,17,369 शब्दों का एक समूचा मिश्रण था, वो भी इटैलिक शैली में फ्लो करते हुए। रायजादा साहब ने काम शुरू किया नवंबर 28, 1949 को। वो इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में 5 महीने तक रहे और उनको हर महीने 325 रुपए का वेतन मिला करता था। और काम खत्म होने के बाद तकरीबन 5 रुपए प्रति पेज के दाम पर करीब 1500 रुपए उनको लमसम अमाउंट पे किया गया। रायजादा साहब ने हैंडमेड मिल्बर्न लोन पेपर, जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया, जिसकी शेल्फ लाइफ बताते हैं कि 1000 साल तक की है। रायजादा साहब ने नंबर 303 निब्स और 432 पेन होल्डर निब्स का इस्तेमाल किया, जो इंग्लैंड और उस समय चेकोस्लोवाकिया से इंपोर्ट की जाती थी। ये भी आपको बता दूं कि जो हिंदी वर्जन था उसमें भी कैलीग्राफी थी, जो कि वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। आज हाथ से इस लिखे हुए संविधान के ओरिजिनल कॉपीज
भारत के संसद की लाइब्रेरी में स्पेशल हीलियम फिल्ड केसेस में रखी गई। रायजादा साहब के भतीजे योगेंद्र सक्सेना साहब उनको याद करते हुए कहते हैं, सुनिए। ताऊजी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पेशल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में 204 नंबर एक रूम अलॉट किया गया था, जहां दिन रात रहते थे और रात में भी लिखते थे ताऊजी, क्योंकि दिन में भी रात में भी कंप्लीटली वहीं रहते थे ताऊजी। उन्होंने कहा फिर मैं इसके हर बॉर्डर पे अपना नाम जरूर लिखूंगा, वो ग्रांट हो गया। तो आप देखिए जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है उस पे हर एक बॉर्डर के नीचे प्रेम वर्ड लिखा हुआ है, और आखिरला पेज जो है उन्होंने कहा यहाँ पे मैं अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखूंगा। उसके बाद उस समय के जो उनके एम्प्लॉयर थे, विष्णु हरि डालमिया मैनेजिंग डायरेक्टर थे मैसर्स गोवन ब्रदर्स के, उन्होंने कहा प्रेम बाबू हमारा भी तो कोई नाम डालो इसमें तुम हमारे एम्प्लॉय हो। तो उन्होंने कहा ठीक, उसमें फिर गवन ब्रदर्स ऑफ रामपुर का भी नाम डाला गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की ओर। इस राउंड में चक्का हमारे लिए अक्षर नहीं चुनेगा, हम खुद चुनेंगे। आपको एक अक्षर चुनना होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के नाम से, कोई भी अक्षर जो आपको पसंद हो। ओ बी जेड ए करो, एम 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 करो। हाँ एम। चलिए एम को लॉक कर देते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूं जो असेंबली के सदस्य तो नहीं थे, संविधान के ड्राफ्टिंग में सीधे रूप से शामिल नहीं थे, लेकिन भारतीय संविधान को निर्धारित करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। He was the first person to recommend the capture of power by the Constituent Assembly. उन्होंने संविधान के बनने से पहले ही एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया था। मुझे उनका नाम बताइए अगर किसी को पता है। महात्मा गांधी। नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी। नहीं, ये बापू जी नहीं थे भाई। चलिए एक और क्लू देता हूं, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको का गठन किया था। कोई अनुमान? नहीं, ठीक है, जवाब मुझे ही देना पड़ेगा। ये थे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। रॉय साहब का जन्म हुआ था 1887 में अरबेलिया, कलकत्ता के पास। सिर्फ 14 साल की छोटी उम्र में रॉय अनुशीलन समिति के साथ जुड़ गए, जो एंटी ब्रिटिश क्रांतिकारियों का एक अंडरग्राउंड संघ था। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, विदेशी भारतीय राष्ट्रवादी जो भारत के क्रांतिकारी समिति के रूप में थे, इन्होंने जर्मन सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। और याद रखिए, क्योंकि हम ब्रिटिश रूल थे तो जर्मन से सहायता मांगना अजीब नहीं लगता था। और इसकी जिम्मेदारी दी गई रॉय साहब को। उन्हें जावा भेजा गया, जहां अगले 2 महीने में बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिला। अगले साल की शुरुआत में रॉय फिर से निकल पड़े। खबर थी कि पैसिफिक में कहीं पर जर्मन आर्मामेंट्स कहीं पे जा रहे हैं, तो रॉय साहब इसी शिप की तलाश में निकल पड़े। इसके बाद 16 साल तक ये देश नहीं लौट पाए, और जब ये मिशन समझ लीजिए असफल हो गया तो उन्हें पहले जापान और फिर कोरिया जाना पड़ा। और बताते हैं कि जब वहां से वो पीकिंग भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें ब्रिटिश अथॉरिटीज ने डिटेन कर लिया, फिर छोड़ दिया। वहां से उन्होंने एक जर्मन क्रूड अमेरिकन जहाज के सीक्रेट कंपार्टमेंट में फेक फ्रेंच इंडियन पासपोर्ट के साथ ये पहुंच गए सैन फ्रांसिस्को। और वहां यूएस में रहने के टाइम पर रॉय ने मार्क्सिज्म में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और वहां पे भी ब्रिटिश जासूस थे, और वहां उनको पता लग गया इनकी मौजूदगी का, और फिर इनको देश छोड़ना पड़ा और वो मेक्सिको चले गए, जहां पर उन्होंने बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको का गठन किया। उसके बाद इन्होंने रशिया में भी कई साल बिताए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई और चाइना भी गए। अंत में दिसंबर 1930 में ये भारत वापस आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से मिले। लेकिन रॉय साहब की ये जो राजनीतिक गतिविधियां थी, ये भारत में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही। जुलाई 1931 में उन्हें बॉम्बे में किंग एम्परर के खिलाफ साजिश करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। खुली अदालत में कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि जो कार्रवाई की गई वो जेल के अंदर की गई, और रॉय को 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बाद में ये 6 साल की सजा में तब्दील हो गई, और यहीं जेल की वजह से इनके स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा।
जेल से बाहर आने के बाद 1936 में रॉय ने अपने भाषण में संविधान सभा के माध्यम से हिंदुस्तान में सारी शक्तियों को घेरा करने का सुझाव दिया। बाद में 1944 में उन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया अ ड्राफ्ट लिखा। उनका जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, उसका जो इंट्रोडक्टरी नोट था, उसके बारे में सुनिए। ये थोड़ा सा आपको समझने में मदद करेगा कि उन्होंने एक फ्री इंडिया की कैसी कल्पना की थी। The draft visualizes organized democracy as the source of all constitutional authority, the instrument for the exercise of popular sovereignty. The experience of history is that atomized individual voters cannot make democracy prevail. The structure of the basis of the state, which will be established by this constitution, will be a source of political education for the people. It, therefore, eliminates the objection to universal suffrage. In a vast country like India, with largely illiterate masses. संविधान के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले व्यक्ति की ओर। मानवेंद्र नाथ रॉय से एक अक्षर चुनिए। ओके, डी से सोचते हैं। आपके हिंट हैं कि वो भारत की पहली दलित महिला ग्रेजुएट थी और बेशक उनका भारत के आईन को ताकत देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो श्री KR नारायणन, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रहे, उनसे भी संबंधित है। तो कोई जानता है कौन है ये? दक्षायनी, बिल्कुल। ये है दक्षायनी वेलायुधन। ये एक इकलौती दलित महिला थी संविधान सभा में। दक्षायनी जी केरला के एर्नाकुलम से आई थी और उनका समाज पुलायर था। पुलायर अधिकतर लो वेजेस पर काम करने वाले अक्सर भूमिहीन कृषि कर्मचारी होते। उन्हें अस्पताल में प्रवेश नहीं मिलता था। दक्षायनी, उनकी मां और उनकी बहन अपने समुदाय में पहली महिलाएं थी जो जातिवाद का उल्लंघन करते हुए अपर गारमेंट पहनती थी, जिसको ब्लाउज बोलते हैं। सुबह स्कूल जाने के लिए घंटों तक फेरी से रास्ता तय करती थी। अपनी केमिस्ट्री की बैचलर्स की उन्होंने पढ़ाई महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम से, जहां इमेजिन कीजिए वो क्लास की एकमात्र लड़की थी। बताते हैं उस समय सड़कें तो दलितों के लिए खुल गई थी, लेकिन प्रेजुडिस इतना था और छुआछूत इतना ज्यादा था कि वो भावना तो रहती है। अब इमेजिन साथ में कीजिए कि दक्षायनी को उसके प्रोफेसर लैब इक्विपमेंट को छूने नहीं देते थे, उनको दूर से एक्सपेरिमेंट देखना पड़ता था। लेकिन ये सब उनको रोक नहीं सका। उन्होंने 1935 में हाई सेकेंड क्लास के साथ ग्रेजुएशन किया और मद्रास के एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के लिए वो शामिल हुई। वापस आने पर उन्हें थ्रिसूर में एक सरकारी स्कूल में पोस्टिंग मिली। 1945 में दक्षायनी को कोचिन लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया। फिर इन्हें मद्रास से संविधान सभा में चुना गया। 34 साल की उम्र में वो सबसे छोटी और संविधान सभा की एकमात्र दलित महिला सदस्य थी और कहती थी कि भारतीय संविधान का काम राज्य और समाज के बीच संबंध को मध्यस्थ करने से कहीं अधिक है। इसे समाज को भी सुधारना है। दक्षायनी एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स और कमिटी फॉर माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज की सदस्य रहीं। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट, sir, we cannot expect a constitution without a clause relating to untouchability, because the chairman of the drafting committee himself belongs to the untouchable community. I am not going into the details of the history and the work done by all the religious heads from time immemorial. You know that all the religious teachers were against the practice of untouchability. Coming to a later period, we found a champion in the person of Mahatma Gandhi, and one of the items of the constructive program that he placed before the country is the abolition of untouchability. संविधान के नाम। तो अब हम चलें अगली कहानी की तरफ।
दक्षायनी वेलायुधन के नाम से एक अक्षर चुनिए। के आई एन एन। ओके, एन से सोचते हैं तो इस व्यक्ति ने वो टीम लीड की जिसने हस्तलिखित संविधान को इलस्ट्रेट किया था। दोनों इंग्लिश और हिंदी। नाम बताइए। ये तो हार्ड। ओके, मैं बताता हूं। ये हैं एन से नंदलाल बोस, मॉडर्न इंडियन आर्ट के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक। बोस कुछ ही लोगों में से एक हैं जो भारतीय कला को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगे हुए थे। नंदलाल बोस आपके बारे में बताते हैं कि अजंता के चित्रों से ये बहुत प्रभावित थे और कला की प्राचीन परंपरा को स्थापित करने में इन्होंने बहुत प्रयास किया। 1921 में टैगोर साहब के विश्वविद्यालय विश्व भारती शांति निकेतन के कला भवन के प्रधान बने और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य कृष्ण कृपलानी जी की सलाह पर नंदलाल बोस और उनके विद्यार्थियों को संविधान के पन्ने इलस्ट्रेट करने का कार्य सौंपा गया था। मार्जिन्स में स्पेस की काफी कमी थी और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित इलस्ट्रेशन बहुत मुश्किल था। तो बोस साहब ने सुझाव दिया कि ऑर्नामेंटल डिजाइन्स बनाई जाएं जो भारत की संस्कृति को दर्शाती, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस पर तैयार हो गई। ब्योहार राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल पेज और अन्य पन्नों के लिए कला का काम किया और दीनानाथ भार्गव ने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया जो अशोक के लायन कैपिटल का अनुकरण था। कहा जाता है कि भार्गव एम्बलम को बनाते समय 3 महीने 160 किलोमीटर ट्रैवल करके शांति निकेतन से कोलकाता जाते थे ताकि जू में शेरों को ध्यान से देख पाए। चित्रों का काम देसी विधियों में किया गया। सोना, पट्टी और पत्थर के रंग का इस्तेमाल किया गया और मार्जिन्स पर असली सोना स्प्रे किया गया। हर भाग के पहले पेज को ऐतिहासिक डिजाइन और स्केचेस से सजाया गया। चित्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जिनमें है मोहनजोदाड़ो, वेद, रामायण, महाभारत, महावीर, बुद्ध, इन सब के जीवन से जो इंस्पिरेशन है। गुप्ता सम्राटों के दर्शन, इनको भी शामिल किया गया। मुगल सम्राट अकबर, मराठा सम्राट शिवाजी, मैसूर के टीपू सुल्तान, झांसी की योद्धा रानी लक्ष्मीबाई, इनको भी चित्रों में उचित स्थान मिला। अगले नाम को लेने से पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था एक पोयम में 1914 में, जब बोस पहली बार शांति निकेतन गए थे। ये उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। Your paintbrush colors India's heart and fills Bengal's treasury with new riches. The dispenser of destiny has whispered blessings in your ears. In indelible colors you write the name of our country on the canvas of the world. Your brush, oh Nanda, delights the heart of this poet. तो अब दोस्तों हम पहुंच गए हैं इस खेल के अंत तक। नंदलाल बोस के नाम से एक अक्षर चुनिए, कोई भी अक्षर। ए, एस, बी, एल या बी। बी। थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं उस व्यक्ति पर चर्चा करना चाहता हूं जिसके बिना भारतीय संविधान पर कोई चर्चा पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने भारतीय संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था। वो कौन है? अम्बेडकर। हाँ, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर। बाबा साहेब सच में भारतीय संविधान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका योगदान संविधान बनाने की प्रक्रिया में बहुत विशाल था। हाँ, याद रहे, उन्होंने संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार नहीं किया था। क्या? वो किया था सर बेनिगल नरसिंह राव ने। बाबा साहब ने अपने समापन भाषण में संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है ये वास्तव में मेरा नहीं है, इसमें से एक बड़ा हिस्सा सर BN राव को जाता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जिन्होंने संविधान समिति के विचार के लिए संविधान का कच्चा दस्तावेज तैयार किया था। BN राव कर्नाटक के एक प्रमुख विधिज्ञानिक और ब्यूरोक्रेट थे और प्रमुख राजनीतिक दलों और ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के प्रमुख संवैधानिक एक्सपर्ट्स के रूप में जाने जाते थे।
उन्होंने संविधान सभा की स्थापना होते ही संवैधानिक सलाहकार के रूप में सेवा देना शुरू कर दिया था। उन्होंने संविधान के लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क की सामान्य धारा की जिम्मेदारी ली थी और इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट फरवरी 1948 में तैयार किया था। यह ड्राफ्ट चर्चा, संशोधन और अंत में 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा में स्वीकृत हुआ। संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में अपने अनुसंधान के हिस्से के रूप में राव ने यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जाकर वहां के न्यायाधीशों, विद्वानों और संविधान विधि के अधिकारियों से व्यक्तिगत परामर्श किया। राव की मेहनत की वजह से ही विदेशी संवैधानिक एक्सपर्ट्स से जो हमें ज्ञान मिला, वो संग्रह करके भारत के संविधान के रूप को संपन्न किया गया। BN राव साहब ने इस पूरे प्रोसेस पर एक किताब भी लिखी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, और इसके फॉरवर्ड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, If Dr. B.R. Ambedkar was the skillful pilot of the Constitution through all its different stages, Sri B.N. Rao was the person who visualized the plan and laid its foundation. He was superb in draftsmanship, endowed with a style which was at once clear, illuminating and precise, qualities which are indispensable. In any document of legal or constitutional importance, he was not only deeply learned, but careful and circumspect in regard, even to the minutest details, so that any problem that he handled received full consideration from every aspect, thus eliminating, as far as possible, mistakes through misunderstanding or misinterpretation. The opinions which he gave on any controversial point that arose in the course of the discussions in the Constituent Assembly were full and judicious and based on a deep study of the subject. His services to the Constituent Assembly were highly appreciated even outside India, and the credit for preparing the framework of the Constitution of Burma goes to him in a large measure. दोस्तों, इसी के साथ आज हम खत्म करते हैं अपना ये एपिसोड और आशा करते हैं कि संविधान को समझने की यात्रा में आज आप कुछ और जानकारी हासिल कर पाए होंगे। और जाने से पहले डॉक्टर अंबेडकर की इस स्पीच के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। क्या था इनका विजन भारत के लिए, हमारे लिए? पूरी सुनिएगा। Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. फिर से मुलाकात होगी जल्द ही। तब तक सुनते रहिए रेडियो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। If you enjoyed this show, don't forget to like and share. You can listen to Radio Azim Premji University on YouTube, Spotify, SoundCloud, and Amazon Music. Follow and subscribe to be updated when we release new shows and episodes. To know more about Radio Azim Premji University, visit our website by clicking on the link in the show notes. You're listening to आप सुन रहे हैं You're listening to सुनो था നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೇಡಿಯೋ Azim Premji University